नमस्कार। मेरे मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत हम अपवाद स्वरूप के अंतर्गत अब इस अध्याय को तीसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो अभी तक हम लोगों ने नदियों के बारे में, झील के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब वनस्पति का विकास, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का निर्माण और मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव, इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। पहला इसमें है वनस्पति का विकास। वनस्पति का विकास हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों से ही पर्यावरण में ऑक्सीजन का संचार होता है। चूंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए उन्हें आवश्यक होती है। इस तरह वनस्पति के विकास से हमारे पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण की शुद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका वनस्पतियों का है। तो वनस्पति नदी के बहाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में भी उसके जो नदियों का प्रवाह होता है, उस पेड़ पौधे और वनस्पतियां अधिक विकसित हैं तो वह अत्यधिक जो कटाव या नदियों के द्वारा ज़्यादा जो प्रदूषण होता है बाढ़ के समय में, तो वो सब क्रियाओं को रोकते हैं। वनस्पति चूंकि नदी के प्रवाह में जो अवसाद वगैरह है उनको भी रोकते हैं और इस तरह पर्यावरण के साथ साथ नदी के जल को भी अवरोधक के रूप में, चूंकि भूमि के स्थल भाग को कठोरता से पकड़े हुए रहते हैं, जिससे स्थल का कटाव कम होता है और जो अच्छी मिट्टी वगैरह है वह उससे रुकती हैं। तो वनस्पति का हमारे जीवन में काफी महत्व है और इससे नदी के प्रवाह में भी काफी महत्व है। इसलिए पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। चूंकि सर्वे के अनुसार किसी भी देश में 33% भाग में, भूभाग में वनस्पति का होना आवश्यक है और हमारे यहाँ चूंकि 19.2% भाग पर ही वनस्पति है। अभी इनसेट के अनुसार वर्तमान में 21 दशमलव समथिंग के आसपास हो गई है। काफी प्रयास हो रहा है कि 33% भूभागों पर हम वनस्पति को लगा पाएं और पर्यावरण का संरक्षण कर पाएं। हर बच्चों का यह कर्तव्य है कि कम से कम एक पौधा लगाए और उसका संरक्षण अपने जीवन काल में करे, पर्यावरण संरक्षण के लिए और पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए। इस प्रदूषण से, कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पति आवश्यक है। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं भारत में भी प्रारंभ की गई। जैसे गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। उस समय के तत्कालिक सरकार के द्वारा यह सोचा गया कि गंगा जैसी बहुत सारी नदियां हैं जो काफी प्रदूषित हो गई हैं, उन नदियों का संरक्षण होना चाहिए और इस दृष्टि से गंगा सफाई योजना की शुरुआत की गई। उसे 31 दिसंबर 2000 को बंद कर दिया गया। पुनः नए सरकार के द्वारा भी इस पर कार्य किया गया। नमामि गंगे उसी का एक रूप है और अलग अलग सरकारों के द्वारा भी नदी संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। एक सरकार के द्वारा नदियों को जोड़ने का भी कार्य प्रारंभ किया गया था। इससे क्या है कि बहुत सारी जो नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उसमें तो सालों भर जल रहता है, चूंकि वो हिमखंडों से, ग्लेशियरों से होकर आती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें सालों भर जल नहीं रहता है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत में जल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत हम नदी के जल में क्या है, जो भी अशुद्धि है
चूंकि नदियों के किनारे बहुत सारे औद्योगिक नगर बसे हुए हैं, उनकी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा भी बहुत सारे अपशिष्ट सीधे निकाल के और नदी में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु प्रभावित होते हैं और इस तरह पर्यावरण पर यह एक बड़ा कुठाराघात होता है। इस उद्देश्य से अलग अलग सरकारों के द्वारा नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई और उस पर कार्य हो रहा है, चल रहा है। फिर तीसरा इसका है राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का निर्माण। यह महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का अगर हम निर्माण नहीं करेंगे तो जो बाढ़ से पानी आता है, जो हिमानी से या जो हिमखंडों से पानी आता है, उन सारे पानी को भी एकत्र करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। वहां 6 माह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है कि जल के लिए तरस रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं लोग, काफी दूरी तक की यात्रा करके जल के एक बूंद को पाने की वे लोग कष्ट उठाते हैं। और गर्मी के दिनों में हम हमेशा देखते हैं अलग अलग राज्यों में ये समस्याएं होती हैं, जिससे टैंकर से पानी दूसरी जगह से आता है और उस पर काफी विवाद होता है, झगड़े होते हैं पानी के लिए। इसलिए एक राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। हम सभी बच्चों को भी यह महत्वपूर्ण है कि अपने यहाँ जल की बर्बादी कम से कम करें और जो भी जल वेस्टेज होता है उसके संरक्षण के उपाय करें। और जल संरक्षण के लिए हम अपने यहाँ भी छोटे छोटे जल संग्रह केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं और उसका जब पौधों की सिंचाई में अन्य सारे कार्यों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का निर्माण आवश्यक इसलिए है कि जो पूरा भारतवर्ष है एक समान यहाँ नदियों का वितरण नहीं है और यहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें सालों भर जल नहीं रहता, वर्षा के समय ही उसमें जल होता है। तो एक संग्रह केंद्र बनाया जाना आवश्यक है अलग अलग जगहों पर, जिससे उसमें पानी को संग्रह किया जाए और जो आपदा के समय या विपरीत परिस्थिति में उस संग्रह केंद्र से हम पानी की सप्लाई अबाध रूप से क्षेत्रों में कर सकें। इस पर पूरे भारतवर्ष स्तर पर मंथन होना चाहिए और सरकार इस पर कार्य कर रही है, जल संग्रह केंद्र स्थापित कर रही है और इसी उद्देश्य से बहुत सारे नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं और उन बांधों के हिसाब से जो झील तैयार हो रहा है या जल संग्रह केंद्र तैयार हो रहा है उसका हम बहुउद्देशीय उपयोग करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग नदियों पर बहुत सारी योजनाएं चल रही है। भाखड़ा नांगल योजना जो सतलज नदी पे है और बिहार में दामोदर घाटी परियोजना, इन सारे परियोजनाओं के द्वारा बहुत जो है कि मयूराक्षी परियोजना है, फरक्का परियोजना है, बाणसागर परियोजना है, ताप्ती नदी पर भी परियोजना चल रही है, नर्मदा नदी पर भी। सारे जगहों पर इस तरह के बांध बना के जल संग्रह का कार्य किया जा रहा है। उससे बहुउद्देशीय हमारा उद्देश्य की पूर्ति होती है और हम पर्यावरण को भी इससे संतुलित करते हैं। अब मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का क्या प्रभाव है? तो मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि इस अपवाह तंत्र के द्वारा ही पूरा एक तरह से कहें जीवन चलता है। क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ी हुई है। तो मानसून आएगा तो उसको वर्षा का जल मिलेगा, अन्यथा जल का अभाव है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र को हम सुचारू बना के और उससे हम क्या करेंगे, जल को संरक्षित करके और अपने विकास के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। अपवाह स्वरूप में नदियों के जो भाग होते हैं उनके तलहटियों में
खनिजों के भंडार है, इन भंडारों का काफ़ी उपयोग हो सकता है और इस उपयोग से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारे खनिज संसाधन जो नदियों के तलछट कहिए, उनमें बहुत सारे खनिज तेल का भी भंडारण है, गंगा के क्षेत्र में भी, और अन्य नदियां हैं उनके क्षेत्रों में बहुत सारे खनिज के भंडार भरे पड़े हैं। उसका विदोहन करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। इस तरह हम इस चैप्टर को पूरे ढंग से समझें और इसके बारे में हम लोग जाने। इस तरह हमारा अपवाह स्वरूप समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इसके प्रश्न उत्तरों को हम लेके आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद।